ये ट्रू क्राइम केस इंडिया पढ़ने आई एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ हुए एक अनफॉर्चुनेटली केस है। प्रकृति दरवाजा नहीं खोलती। 16 वेब 2025 उड़ीसा भुवनेश्वर, यहाँ की कीड यूनिवर्सिटी में 3 दिन का फेस्ट चल रहा था और आज फेस्ट का तीसरा दिन था। दोपहर के 30 बज रहे थे और इंडियन रैपर बादशाही की परफॉर्मेंस चल रही थी। इसी बीच कैंपस में ही क्यूसी4 नाम की बिल्डिंग में कुछ नेपाली स्टूडेंट्स दरवाजे के आगे इकट्ठे हुए थे और काफी शोर मचा रहे थे। रीजन था रूम नंबर 4A 125 का दरवाजा नहीं खुल रहा था। उस रूम में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रकृति था, प्रकृति लम्सा, एज 20, कोर्स बीटेक ब्रांच कंप्यूटर साइंस, नेशनलिटी नेपाल, वह रूम के अंदर ही थी और उसकी रूममेट बाहर थी जो कि दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रही थी। और क्योंकि अब नॉक करते हुए बहुत देर हो गई थी तो आसपास के रूम की लड़कियां भी इकट्ठी हो गई थी और वो कोशिश कर रही थी कि वह दरवाजा खुलवा सके। उस दरवाजे के ऊपर एक सी थ्रू ट्रांसफॉर्म था जिसमें से हम बाहर का और अंदर का देख सकते थे। तो कुछ लड़कियां वहां पे स्टडी टेबल ले आई और जैसे ही उन्होंने उस टेबल के ऊपर चढ़ के रूम के अंदर देखा, उन्हें 20 साल की प्रकृति की लाइफलेस बॉडी एक बहुत ही टेरिफाइंग कंडीशन में दिखी, जिसको देखकर वो सब पैनिक कर गए। सारी बात आग की तरह फैल गई और ये बात जैसे ही हॉस्टल मैनेजमेंट को पता चली, वो लोग भागते हुए आए। उन्होंने उस डेस्क को दरवाजे में बहुत बार मारा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और फिर लास्टली उन्होंने वो ट्रांसमिथिलेशन और टेरिफाइंग साइट थी और काफी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने प्रकृति को रेस्क्यू करने की कोशिश की। लेकिन वो भी जानते थे कि बहुत देर हो चुकी है और अब स्टार्ट होता है हॉस्टल मैनेजमेंट का सबूतों के साथ छेड़खानी करने का सिलसिला। प्रकृति ने अपने साथ ऐसा किया, पर क्यों? प्रकृति एक नेपाली स्टूडेंट थी और वो अपनी पढ़ाई के लिए 2022 में इंडिया आई थी। अब से सिर्फ 4 महीने पहले प्रकृति ने अपने कॉलेज के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस में एक लड़के के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर कराई थी। वो लड़का कोई और नहीं, प्रकृति का ही बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था अद्विक। आज से लगभग 1 साल पहले प्रकृति ने अपने फ्रेंड्स को बोला कि शी इज नॉट फीलिंग सेफ और उसको ब्रेकअप करना है अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड आद्विक से। आद्विक श्रीवास्तव, एज 21, फ्रॉम सेम कॉलेज ब्रांच मैकेनिकल, लखनऊ। लेकिन ये डिसाइड करने के बाद प्रकृति के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। ये डिसीजन लेने के बाद उसने आद्विक से सीधे तौर पर बोला कि उसे ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं करनी है और उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके साथ मैच नहीं कर रही है। कई बार कोशिश के बाद भी आद्विक उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर रहा था। वो बार बार उसको अलग अलग नंबर से कॉल करता और ब्रेकअप करने पर धमकी देता कि प्रकृति उसके साथ ब्रेकअप ना करे, उसकी सारी शर्तें माने और वो अपना अनड्यू एडवांटेज उसे उठाने दे। वो जैसे चाहे प्रकृति को यूज करे और अगर वो ये सब नहीं करती है तो आद्विक उसे धमकी देता और उसकी पिक्चर्स और वीडियोस लीक कर देगा। ये इंफॉर्मेशन प्रकृति की बेस्ट फ्रेंड ने दी जो प्रकृति की पर्सनल लाइफ की इनसाइट्स जानती थी और जिसने प्रकृति को फर्स्ट हैंड टॉर्चर होते हुए देखा था। और इस सब से निकलने के लिए जब प्रकृति ने आयर ऑफिस में जाकर कंप्लेन रजिस्टर कराई थी तो इसी फ्रेंड ने प्रकृति को अकंपनी किया था। प्रकृति के और भी फ्रेंड्स ने बताया कि आद्विक प्रकृति के ऊपर हाथ उठाता था और आद्विक उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर रहा था आफ्टर द फर्स्ट इंसिडेंट लाइक द गोल ना। She herself tried to kill herself last year. Since then we all drifted apart and like you know we tried to stop the girl, we went and spoke and then again she got back with him. Then he manufactured her not to be friends with us anymore. So she also, you know, it was all a scheme and we don't know about the scheme. And then he broke her nose. Also last year we tried to complain. We went everywhere but nothing happened until this now at everything. Whatever that means. We are just so shocked and in loss of words. Like you know, I was friends with the girl also and I cannot even believe that she is no more. एक full and final breakup के लिए प्रकृति ने हिम्मत जुटाई और लास्ट अक्टूबर ही ईमेल सेंड किया जिसमें उसने मेंशन किया कि उसने बहुत एंजॉय की उसकी कंपनी जब तक सब अच्छा चल रहा था, पर अब उसे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े और वो आदमी को विश करती है कि वो अपनी एक अच्छी हैप्पी लाइफ लीड करे। उसके 4 महीने बाद प्रकृति के साथ ऐसा क्या होता है कि उसकी लाइफ इस तरीके से खत्म हो जाती है। ये सब कहां से स्टार्ट हुआ समझते हैं। 2004 नेपाल, 18 जून को प्रकृति का बर्थ नेपाल की एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है। उसकी फैमिली में उसके फादर सुनील लम्सा, मदर सरिता लम्सा है और इसके अलावा उसका एक छोटा भाई भी है। प्रकृति की फादर का अपना एक बिजनेस है और मदर एक होममेकर है और ये लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे अनटिल 2025 नेपाल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद प्रकृति को के IIT यूनिवर्सिटी के बारे में पता चलता है और वो यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करती है। क्योंकि प्रकृति एक ब्राइट और एम्बिशियस स्टूडेंट थी तो उसकी फैमिली ने भी उसे सपोर्ट किया और अपनी बेटी को हायर स्टडीज के लिए उन्होंने नेपाल से इंडिया भेजने का डिसाइड किया।
अच्छी बात यह थी कि प्रकृति के 2 कजन्स भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे, तो इसीलिए फैमिली को थोड़ी कम टेंशन थी कि वो नए कॉलेज में नए देश में कैसे एडजस्ट होगी। केट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के टाइम पे प्रकृति ने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया। नया कॉलेज, नई जगह, प्रकृति ने काफी सारे फ्रेंड्स बनाए और धीरे धीरे उसका काफी बड़ा ग्रुप बन गया। इन फ्रेंड्स में था आद्विक श्रीवास्तव, आदिक मैकेनिकल ब्रांच से था। इन लोगों का कम टाइम में काफी बड़ा ग्रुप बन गया था, जिसके बाद इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी ट्रिप्स की, नई नई जगह एक्सप्लोर की। पर इन सबके साथ प्रकृति के आद्विक से काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई और फिर ये काफी क्लोज फ्रेंड्स बन गए। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट हुई। आद्विक का नेचर प्रकृति जैसा नहीं था और वेरी सून प्रकृति के लिए ये रिलेशनशिप एक नाइटमेयर जैसा बन गया। और इसका प्रूफ है आद्विक और प्रकृति के बीच की ये रिकॉर्डिंग। मेरे मुंह मतलब मैं बता रहा हूं, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रात जब आती चली जाती है। इस रिकॉर्डिंग में हम क्लियर सुन सकते हैं कि आद्विक कितनी बुरी तरह प्रकृति को अब्यूज कर रहा है और किस तरह से वह रो रही है, माफी मांग रही है। प्रकृति मेरे मुंह मत लग किस तरीके से आद्विक मैनिपुलेट कर रहा है उसे एक अपॉलॉजी के लिए, मुझे माफ कर दो बोल रही है। और वो प्रकृति के खिलाफ कितना मर्सिलेस बिहेव कर रहा है। देख, कुछ नहीं साकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा ज्ञान बीच में। हाँ, मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी। लन कुछ नहीं कर पाई तो। एंड जस्ट इमेजिन, हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट की रिकॉर्डिंग है। उस इंसान के साथ प्रकृति ने टॉर्चर होते हुए पता नहीं कितने महीने निकाल दिए। प्रकृति के फ्रेंड्स ने बताया कि अद्विक प्रकृति का अनड्यू एडवांटेज उठाना चाहता था। वह प्रकृति को प्रेशराइज करता था अपने पिक्चर सेंड करने के लिए और उसके साथ फिजिकल होने के लिए। अद्विक ने सीधे सीधे प्रकृति को बोल रखा था कि जैसा वो बोलेगा वैसा वो करेगी, अदरवाइज वो उसकी पर्सनल पिक्चर्स और वीडियोस लीक कर देगा। और प्रकृति के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता था, वो उसको मारता पीटता भी था। इस क्योंकि कंडीशन में प्रकृति अपनी फैमिली और अपने देश से बहुत दूर थी। उसके पास सिर्फ उसके फ्रेंड्स थे, जिनके साथ उसने आईआर डिपार्टमेंट में कंप्लेन भी की। लेकिन आईआर डिपार्टमेंट ने यह केस बहुत ही लाइटली लिया। उन लोगों ने इसको ऐसे ही छोटा मोटा आपस का झगड़ा समझ के एक अंडरटेकिंग साइन करा दी। यह भयंकर केस उन्हें एक नॉर्मल फ्रिक्शन लग रहा था स्टूडेंट के बीच में। उसके बाद ऑफिस वाले दोनों को बुलाते हैं, आपस में सलाह करवाते हैं और आईआर डिपार्टमेंट एक स्टूपिड अंडरटेकिंग देता है जो प्रकृति के ही खिलाफ काम कर रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति हेल्पलेस हो गई। उस अंडरटेकिंग में लिखा था कि प्रकृति अद्विक से अब कभी बात नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि अद्विक ऑलरेडी उसे हरस कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, अलग अलग नंबर से रीच आउट करके वो धमकियां दे रहा था कि अगर वो बात नहीं करेगी तो पिक्चर्स लीक हो जाएंगी। तो प्रकृति हेल्पलेस हो गई और उसने अद्विक से बात की, जो कि अंडरटेकिंग के खिलाफ था। इसके बाद कॉलेज को ही मौका मिल जाता है ये कहने का कि आप उससे बात क्यों कर रही हैं। और ये पूरी कटिक साइकिल ऐसे ही चलती रही। एंड्स की तरह उस दिन भी प्रकृति ने अराउंड 3 o'clock दोपहर को अपनी फैमिली से बात की और प्रकृति ये बोलकर फोन कट करती है कि वो फेस्ट में जा रही है, वहां पर नेटवर्क्स नहीं आएंगे, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगी। उसकी मॉम का कहना है कि वो एकदम नॉर्मल साउंड कर रही थी और उसकी कॉल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि सिर्फ 1 घंटे बाद प्रकृति अपने साथ कुछ बुरा कर लेगी। लेकिन इस कॉल के कट होने के 2 घंटे बाद घर वालों के पास कॉलेज से फोन पहुंचता है कि योर डॉटर इज नो मोर। उसके बाद वहां के हॉस्टल मैनेजमेंट ने प्रकृति की बॉडी को बिना पुलिस को इन्फॉर्मेशन के लिए रखा। वहां के स्टूडेंट्स का कहना है कि वहां के मैनेजमेंट ने प्रकृति का फोन और लैपटॉप अपने पास रख लिया। ये सब चीजें होता देख वहां के स्टूडेंट्स ने उन्होंने नेपाल के एम्बेसी को इवॉल्व किया। लेकिन इस बात से कॉलेज वाले चिढ़ गए और ये है उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल। चालो मां, सामान जल्दी बैक करो, तो पुलिस आगे बैक करेगा, सामान बैक करो, यहाँ कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे, पुलिस जो भी यहाँ दिखाई देगा उस डिसिप्लिन करूंगी। फिर लगभग 2 घंटे बाद वहां पे पुलिस आई। तब तक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना चालू कर चुके थे और ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्रकृति का पोस्टमार्टम किसी और हॉस्पिटल में हो। इसलिए पुलिस प्रकृति की बॉडी को एम्स हॉस्पिटल ले गई और वहां पे प्रकृति का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। फिर स्टूडेंट्स ने पुलिस से पूछा कि क्या प्रकृति का लैपटॉप और मोबाइल आपके पोजीशन में है, तो पुलिस ने उन्हें बताया कि वो उसके कमरे में ही है। पर बच्चे श्योर थे कि यह शांति के कमरे में ही है, सब झूठ है और अब भी प्रकृति का लैपटॉप और फोन कॉलेज वालों के ही पोजीशन में है। तो उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि आप एटलीस्ट दरवाजा खोल के हमें दिखाएं, लेकिन पुलिस डिनाइड देयर रिक्वेस्ट और उन्होंने ये कहा कि सुबह को 6 फॉरेंसिक टीम आएगी, वही अब वो दरवाजा खोलेगी। लेकिन वहां के नेपली स्टूडेंट्स ने यूनिटी दिखाई, उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू रखा और सिर्फ स्टूडेंट्स की यूनिटी की वजह
वजह से ही ये मामला ठंडा नहीं पड़ा और इसीलिए कॉलेज के फाउंडर को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बीच में आना पड़ा उन्हें समझाने के लिए। लेकिन वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई कि कॉलेज के फाउंडर को धक्का लग गया और वो जमीन पर गिर गए और इसके चलते कॉलेज को एक बहाना मिल गया प्रोटेस्ट को रोकने का। कॉलेज वालों ने बढ़ते हंगामे को देखकर नेपली स्टूडेंट्स के अगेंस्ट सस्पेंशन नोटिस डाल दिया, मतलब कि उन्हें कॉलेज और हॉस्टल खालबो एंड अब करंटली। इसके बाद कुछ सिक्योरिटी गार्ड और एक जामरी हार्ड डिलीवरी होती है। कॉलेज के प्रबंधन द्वारा नेपली छात्रों के खिलाफ कार्रवाई ने स्थिति को और भी तनावपूर्ण बना दिया। इससे छात्रों के बीच गुस्सा और विरोध बढ़ गया। स्टूडेंट्स की यूनिटी को देखकर कॉलेज प्रबंधन ने इन छात्रों को दबाने के लिए और कठोर कदम उठाए। कई छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें हॉस्टल से बाहर जाने के लिए कहा गया, जिससे पूरा कैंपस गुस्से और अव्यवस्था में डूब गया। प्रकृति के मामले में न्याय की मांग करने वाले छात्र जानते थे कि यदि वे चुप रहते हैं तो कॉलेज और प्रबंधन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने विरोध जारी रखा और यह सुनिश्चित किया कि प्रकृति के परिवार के लिए न्याय मिले। कुछ छात्र और शिक्षक इस मामले में पुलिस और मीडिया के साथ सहयोग करने लगे ताकि वास्तविकता सामने आ सके। पुलिस द्वारा प्रकृति के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद कुछ अहम तथ्य सामने आए। रिपोर्ट्स में यह बात साफ हो गई कि प्रकृति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह एक आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक हत्या का शक था। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहरी छानबीन शुरू की। आद्विक, जो पहले से ही संदिग्ध था, को गिरफ्तार किया गया और उससे कड़ी पूछताछ की गई। जांच में ये सामने आया कि आद्विक ने प्रकृति को मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार किया था और उसकी धमकियों और ब्लैकमेलिंग के कारण ही उसने अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचा था। पुलिस ने पाया कि आद्विक ने प्रकृति की पर्सनल जानकारी का दुरुपयोग किया था और उसे मानसिक रूप से दबाव डालने के लिए उसने कई बार धमकी दी थी। प्रकृति के मामले ने न केवल कॉलेज के अंदर बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी चर्चा छेड़ दी। इससे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों और कॉलेजों के भीतर होने वाली हिंसा को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई। मीडिया ने इस मामले को बड़े स्तर पर उठाया और सार्वजनिक दबाव के चलते कॉलेज को आखिरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ा। कॉलेज प्रशासन को अब यह एहसास हुआ कि उन्होंने शुरुआती दौर में इस मामले को हल्के में लिया था। इसके चलते कॉलेज को माफी मांगनी पड़ी और छात्रों की सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा कॉलेज के द्वारा एक गहन जांच की योजना बनाई गई ताकि इस तरह के मामलों को भविष्य में सही तरीके से निपटाया जा सके। प्रकृति के परिवार ने न्याय की लड़ाई जारी रखी और अंत में आद्विक को दोषी करार दिया गया। उसे लंबी सजा सुनाई गई और उसके खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज किए गए। यह मामला न केवल एक छात्रा के दर्दनाक अंत की कहानी बन गया, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरियों और सुरक्षा के मुद्दों को उजागर करने वाला एक उदाहरण बन गया। प्रकृति के परिवार और उसके दोस्तों के लिए यह एक दुखद अनुभव था, लेकिन उनके लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि इस मामले के जरिए जागरूकता फैले और औरतों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। नेपली छात्रों और अन्य छात्रों ने इस संघर्ष में अपनी आवाज उठाई ताकि प्रकृति की मौत बेकार न जाए और उसके खिलाफ हुए अत्याचार का मुकाबला किया जा सके। प्रकृति की मौत ने समाज और शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा नीतियों और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के मामलों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिनका हल निकाले बिना हम ऐसी घटनाओं को रोकने में असफल होंगे। यह घटना न केवल एक छात्र की त्रासदी थी, बल्कि एक बड़ा संदेश भी थी कि हर किसी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए और हमें उन सिस्टमों और व्यक्तियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो अन्याय करते हैं।